एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या ये सही समय है घुसपैठियों को देश से बाहर करने का, उन पर कड़ा एक्शन लेने का। दर्शकों, आज इस शो में 3 बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रही हूं और सबसे पहले बड़ी खबर यही है घुसपैठियों से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल पूरी पक्की तरह से मन बना लिया है। ये इरादा अपना तय कर दिया है कि अब घुसपैठियों का इलाज होगा और उन्हें एकदम बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब वो घुसपैठिया चाहे कहीं का भी हो, वो बांग्लादेश से आया हो या म्यांमार का रोहिंग्या हो, कोई भी हो, अगर वो यहाँ पर आएगा, अगर वो उत्तर प्रदेश में आएगा तो उस पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के सामने पूरा एक ब्लूप्रिंट रखा है, एक खाका तैयार किया गया है कि एक रणनीति के तहत पहले चुनना है और फिर एक्शन लेना है, क्योंकि उन संसाधनों पर यहाँ के नागरिकों का हक है। अगर कोई बाहर से आएगा अपने नापाक मंसूबों को लेकर तो फिर उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखाया जाएगा। दर्शकों, अगली खबर मैं आपको बता दूं, यह खबर है, देखिए, पाकिस्तान पर भी अब पूरी तरह से भारत ने तैयारी कर ली है कि अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो ऐसा एक्शन लिया जाएगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुल्ला मुनीर अभी भी अपनी हरकतों से बाज जाने को तैयार नहीं है। आज एलओसी पर धुआं उठता हुआ दिखा है। आखिर पाकिस्तान के भीतर चल क्या रहा है और भारत की ताकत एक बार फिर से पाकिस्तान को दिखाने की जरूरत है। और वही युद्धाभ्यास भी लगातार अब चलेगा। वो हम बता भी रहे हैं कि पंगा मत लेना, ऑपरेशन 2.0 ज्यादा खतरनाक होगा, घातक होगा, कई पुश्तें याद रखेंगी। तीसरी खबर दर्शकों, हम बता रहे थे आपको कि एलओसी पर धुआं उठता दिखा है, लेकिन यही धुआं कंबोडिया में भी नजर आया। अब कैसे? वहां पर थाईलैंड ने कंबोडिया पर लगातार स्ट्राइक की है, एक के बाद एक ये स्ट्राइक की। कंबोडिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कंबोडिया ने कहा ये थाईलैंड की गलती है, थाईलैंड ने कहा कि कंबोडिया ने शुरुआत करी, लेकिन ये पूरा विवाद दर्शकों शिव मंदिर को लेकर है। आखिर शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में ये विवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? क्या वजह है कि स्ट्राइक करनी पड़ गई, अफरा तफरी मच गई? ये पूरी खबर दर्शकों आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप आज की बड़ी खबर को जरा ध्यान से देखिए। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर कब इन घुसपैठियों का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कह दिया है, अभी कुछ दिनों पहले अपने विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को कहा कि शादी समारोह में जाने के बजाय ये काम करो कि कैसे घुसपैठियों को बाहर करना है, या इधर उधर समय बर्बाद मत करो। योगी आदित्यनाथ ने जनता को एक चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उसका सीधा जो मैसेज है वो अधिकारियों को दिया है कि आप एक रूपरेखा तैयार करिए, आप ये बताइए कैसे रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जा सकता है, कैसे बाहर किया जा सकता है, कहां पर ये बसे हुए हैं, कितने दिनों से, कितने सालों से आए हैं, इनके पास कागजात है या नहीं है, इनको चिन्हित करना है। आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और इन सभी नगर निगमों को कहा गया है कि रोहिंग्याओं को आपको चिन्हित करना है और आज ही से शुरू हो जाना इस काम के लिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि ये जो अनधिकृत बोझ है इसको उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर कार्रवाई होगी और डंके की चोट पर कार्रवाई होगी। जैसे अब तक योगी ने अपराधियों का सफाया किया है, अब इन रोहिंग्याओं का सफाया होगा, अब इन घुसपैठियों का सफाया होगा। क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन संसाधनों पर, सरकारी संसाधनों पर जो सरकारी सुख सुविधा मिल रही है वो सब यहाँ की जनता के लिए है, आम नागरिकों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। ये किसी रोहिंग्या के लिए नहीं है, ये किसी भी घुसपैठिया के लिए नहीं है। तो ऐसे में पूरी तरह से अब योगी आदित्यनाथ ने और योगी के प्रशासन ने, तमाम अधिकारियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने कमर कस ली है
और एक रूपरेखा पूरी तैयार हो चुकी है, एक खाका तैयार हो चुका है। अब उस प्लानिंग में क्या कुछ खास है, कैसे योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम रोहिंग्या को चिन्हित करेगी, कैसे इन्हें बाहर भेजा जाएगा और क्या कुछ अब तक जानकारी निकलकर सामने आई, कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये फैल गए हैं, अब तक क्या कुछ किया, इस सब कुछ हमारी रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक चिट्ठी ने सूबे में घुसपैठियों के पैर उखाड़ने वाली प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जिला कोई भी हो, गांव भी कोई हो, घुसपैठिया जहां भी छिपा है बच नहीं पाएगा। योगी की चिट्ठी ने अधिकारियों को साफ और सख्त संदेश दे दिया है कि जमीन पर उतरो और घुसपैठियों को या तो उनके देश भेजो या फिर डिटेंशन सेंटर की सलाखों के पीछे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में रोहिंग्याओं की गंध बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने लिखा, घुसपैठियां किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी नगरीय निकाय संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर लिस्ट तैयार करें। संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी जरूरी है। आने वाले समय में घुसपैठिया मुक्त भारत, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। और अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है, उनसे क्या रिश्तेदारी है, वो सार्वजनिक करें। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बड़े स्तर पर फर्जी और अवैध मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सीएम योगी की चिट्ठी सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि क्या हम घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाएं। संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब नागरिकों का है, ना कि अवैध रूप से घुसने वालों का। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई कि लोग अवैध रूप से सुरंग या बाढ़ लांघकर देश में प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ भोजन, आश्रय और बच्चों की शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। निश्चित रूप में अगर योगी जी ने कहा है तो मैं जानता हूं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं उसको 3 पीढ़ियां याद रखती हैं। इसलिए घुसपैठियों के लिए अब आरामगाह नहीं है, अब ये नरकगाह होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार की रोहिंग्या कितनी बड़ी समस्या बन गए हैं और सूबे में कैसे गरीबों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। पूरे सूबे में अनुमानित 10 लाख घुसपैठिया बताए जाते हैं। इसमें म्यांमार के रोहिंग्या और बांग्लादेशी दोनों शामिल हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2017 में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में लगभग 2 लाख घुसपैठिया रह रहे थे। अब इनकी संख्या और बढ़ गई है। योगी सरकार यूपी के मेरठ में 15,000 घुसपैठियों को रखने के लिए मेगा डिटेंशन सेंटर बनाने पर काम कर रही है। घुसपैठियों को चुन चुनकर प्रदेश से बाहर करने के लिए योगी सरकार की पूरी मशीनरी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में विशेष पहचान अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी घुसपैठियों की बात हर बार करते हैं। इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, न तो घुसपैठिए गिन पाते हैं, न तो निकाल पाते हैं। मेरे को लगता है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं और घुसपैठिए करते हैं। चुनाव में घुसपैठिए उसके बाद भूल जाते हैं। पूरी रखिए आप, अगर घुसपैठी हैं तो आपका काम है उन पर नजर रखना, लेकिन घुसपैठियों के बहाने से आप भारतीय सिटीजन्स को मत सताइए। हमारा इतना ही बोलना है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत में घुसने का सबसे आसान रास्ता पश्चिम बंगाल और असम का इंटरनेशनल बॉर्डर है। सीमा पार करने के बाद घुसपैठिया ट्रेन, बस या स्थानीय तस्करों की मदद से उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों की ओर बढ़ते हैं जहां उन्हें छिपने और काम पाने की बेहतर संभावना होती है। तो रोहिंग्या म्यांमार से मणिपुर या मिजोरम होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के घुसने के लिए यूपी से सटी नेपाल सीमा भी सबसे आसान रास्ता मानी जाती है। यहाँ से घुसपैठिया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों में घुस जाता है।
घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर होना पड़ेगा, उनके कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और वोटर लिस्ट से तो डिलीट होना ही है, लेकिन अन्य वैधानिक कार्रवाई भी होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है वो तो कुल मिलाकर के मतदाता बन रहे हैं और उनकी कोशिश उनकी यही है कि तमाम बहाने बना करके कुल मिलाकर के हमारा जो मतदाता है वो मतदान से कैसे वंचित हो, यही ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। घुसपैठिए अक्सर फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर देश के नागरिकों के अधिकारों पर डाका डालते हैं और इसी डकैती को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार घुसपैठियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मुल्ला मुनीर का ऑपरेशन खाक, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या हुआ था। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी भारत ने। आतंकियों के जितने अड्डे थे वो सब ध्वस्त हो चुके थे और उसके बाद से ही फील्ड मार्शल बौखलाया हुआ है कि उसे बदला लेना है। अपनी अब साख जो एकदम पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है उसको दोबारा से ठीक करना है। ऐसे में मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के अंदर एक बदले की आग लगातार झुलस रही है, लगातार वो पनप रही है। और दर्शकों, ये जानकारी मिली है कि अब किसी भी तरह से ये जो आग है आगे और भड़क सकती है। ऐसे में क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों के पैंतरों को आजमा रहे हैं। हम 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे दर्शकों। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि मुल्ला मुनीर और ये शहबाज शरीफ बदले की आग में कितना परेशान है। ये बदला लेना चाहते हैं। जो तबाही, जो खौफनाक मंजर पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान में सब कुछ देखा किस तरीके से बर्बादी हुई। पहली तस्वीर आप देखिए, एलओसी के जंगलों में आग लगती है, ये पहली तस्वीर। दूसरा ब्लूप्रिंट जो इनका तैयार हुआ है वो रावलकोट में अब आतंकियों के लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दर्शकों, ये बहावलपुर की तस्वीर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैश और लश्कर के आतंकियों की मीटिंग का ये अड्डा बना दिया गया है। यहाँ पर उनकी मीटिंग और उसके बाद अब आगे सब कुछ आप देख रहे हैं। एलओसी के जंगलों में आग लग जाती है। फिर दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रावलकोट में किस तरीके से आतंकियों के लॉन्च पैड तैयार किए जाते हैं। तीसरी तस्वीर बहावलपुर की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लश्कर और जैश की आतंकियों के मीटिंग पॉइंट ये बन गया है। यानी कि अभी भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। पाकिस्तान ये नहीं मान रहा है कि उसने एक बड़ी गलती की थी और पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ था। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों के मरने पर उनके जनाजे पर जाता है और उसके बाद वहां पे अधिकारी पहुंचते हैं, वहां पर ये मुल्ला मुनीर के बाकी साथी पहुंचते हैं और फातिया पढ़ते हैं, अपना शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि अगर भारत को दोबारा से छेड़ा या घुसने की कोशिश की तो 2.0 ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इतना खतरनाक होगा कि नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। अब पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत कैसे मिट्टी में मिला देगा पाकिस्तान को, दर्शकों ये इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के जंगलों में उठा ये धुआं कोई आम धुआं नहीं है। ये धुआं मुल्ला मुनीर की उस साजिश का हिस्सा जो वो भारत के खिलाफ लगातार रची जा रही है। जंगलों की ये आग मुल्ला मुनीर के उस ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो उसने आतंकियों की फौज को भारत में घुसाने के लिए बनाया है। कहने को तो आसिम मुनीर पाकिस्तान का CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, लेकिन उसकी हरकतें कराची के किसी बूचड़ खाने के कर्मचारी जैसी है जो हर वक्त बस काट छाट में लगा रहता है। दरअसल ये आग उसी बालाकोट में लगी है जिस बालाकोट पर भारतीय शूरवीरों ने साल 2019 में एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट सेक्टर में लगी ये आग अब LOC तक पहुंच गई है। आग लगने से मेंढर इलाके के बालाकोट जंगलों में कम से कम आधा दर्जन बारूदी सुरंगों में जोरदार धमाके हुए हैं। आतंकियों को रोकने के लिए बिछाए गए लैंडमाइन फट गए हैं। सूखे पत्तों के जरिए इस आग को और भड़काया जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये आग पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए प्लान का हिस्सा है। आग और धुएं की आड़ में घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर BSF और सेना ने गश्त तेज कर दी है। भारत के खिलाफ साजिश की दूसरी किश्त मुल्ला मुनीर ने रावलकोट और बहावलपुर से जारी की है और इस साजिश के सबूत रिपब्लिक भारत के हाथ लगे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लश्कर के जिन अड्डों को तबाह कर दिया था, आतंकी वहां फिर से लॉन्च पैड तैयार कर रहे हैं। आतंकियों के लॉन्च पैड की ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है। दूसरी तरफ बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने 6 दिसंबर को बड़ी बैठक की थी। मीटिंग में जैश के कई कमांडरों के साथ लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी भी शामिल हुआ था। बैठक का मकसद अगले आतंकी एजेंडे के काम को आगे बढ़ाना था। रावलकोट में आतंकियों के लिए बनाए जा रहे इस अड्डे का नाम अलेक्सा मार्कस रखा गया है। खैगला इलाके में इस लॉन्च पैड का काम तेजी से चल रहा है। खुद आतंकियों का प्रवक्ता इस मरकज की खासियत गिना रहा है। इस बड़े कौम अंदर चूंकि यो मस्जिद है नहीं सिर्फ शहीदागाह नहीं बल्कि इस मस्जिद अंदर अस रेस्क्यू काम भी कर रहे हैं, इस मस्जिद अंदर अस खिदमत खैलना काम भी कर रहे हैं और यो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की फलाह बहबूद वास्ते ये मरकज अल्लाह ने फजल करम कने इस्तेमाल होना गुजारिश थी कि जिन्हें जिन्हें लोगों माशाल्लाह तामुल किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इसीलिए शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे हैं। आतंकियों की फंडिंग की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए लश्कर और जैश की आतंकी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन तैयारी भारत की भी कम है। भारत की तीनों सेनाओं ने तय कर लिया है, अगर पाकिस्तान ने इस बार हरकत की तो आतंकियों के मरकज और शहबाज की कंगाल सल्तनत बारूद से बर्बाद कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब मैं आपको कंबोडिया में शिव तांडव के बारे में जानकारी दे देती हूँ। हम राजधानी दिल्ली में हैं। अब दिल्ली से ठीक 3000 किलोमीटर दूर थाईलैंड और कंबोडिया में एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि थाईलैंड ने कंबोडिया में जंगी जहाजों से हमला करके एक विध्वंसक अटैक किया और वहां पर धुआं हो गया। कंबोडिया में धुआं उठता हुआ नजर आया, एकदम अफरा तफरी मच गई। अब ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर इसलिए हमला किया क्योंकि कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी थी। हालांकि अभी तक हमला हुआ नहीं था, तो उससे पहले थाईलैंड ने एक ट्रेलर दिया है और बताया कि हमारी ताकत क्या है। आखिर दोनों देशों के बीच ये जंग क्यों छिड़ी है, दोनों एक दूसरे की जिंदगी के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं और यहाँ पर शिव मंदिर का, प्राचीन शिव मंदिर का कनेक्शन क्या है? दर्शकों, इस रिपोर्ट में देखिए। प्राचीन शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड ने कंबोडिया को दहला दिया है। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू जहाजों से कंबोडिया में एक के बाद एक कई घातक हमले किए। थाईलैंड के हमले में पूरे कंबोडिया में अफरा तफरी मच गई। बमबारी की दहशत से स्कूली बच्चे भी भागते दौड़ते नजर आए। ये धमाके, ये हमले और बर्बादी की इन तस्वीरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 7-8 देशों की जंग रुकवाने के दावे को हवाई साबित कर दिया। ये घातक हमले मुहर हैं ट्रंप के सफेद झूठ पर, वो सफेद झूठ जो व्हाइट हाउस से निकलकर ग्लोबल गलियारों में घूमता है। अभी सिर्फ 45 दिन ही गुजरे हैं जब ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौता करवाया था। 26 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आसियान अध्यक्ष मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता में शांति समझौते पर मुहर लगाई गई थी। लेकिन कंबोडिया से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि यह समझौता महज एक धोखा था, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर युद्ध भड़क गया है और दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। थाईलैंड ने एक बार फिर से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया कई दिनों से सीमा पर भारी हथियार जमा कर रहा था और अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से उन्हें हवाई हमला करना पड़ा। कंबोडिया की सेना ने थाईलैंड के नागरिक क्षेत्रों की ओर PM-21 और रॉकेट दागे थे, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हुई और 2 घायल हो गए। इसी हमले का बदला लेने के लिए हमने F-16 लड़ाकू विमान से स्ट्राइक की है।
तो कंबोडिया तो लगातार तैयारी कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि अगर कुछ होगा ऐसा तो फिर हमारी ताकत क्या है, हमारी सेना कहां पर तैनात है। लेकिन वही थाईलैंड ने अटैक कर कर पूरा ट्रेलर दिखा दिया और ये बता दिया कि उनकी जंगी जहाज कितने खतरनाक हैं, कैसे सब कुछ मिट्टी में मिला सकते हैं। दर्शकों, आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH